बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कम्पिटिटिव एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? कम्पिटिटिव होता है कि आप दूसरों के मुकाबले में एक बेहतर प्राइस कैसे दे सकते हैं एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल, आप बेडशीट की एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं और आप बेडशीट की प्राइस कोट करते हैं अपने इंपोर्टर को, और वो कहता है जी आपकी तो प्राइस बहुत ज़्यादा है, मुझे तो इससे बहुत कम मिल रही है। तो फिर आप किस तरह से compete कर सकते हैं? ये बहुत ही दुख भरा क्वेश्चन भी है एक जैन जाहिद का। ये कहते हैं कि मैं फैसलाबाद से हूँ और मैं बेडशीट की का बिज़नेस है मेरा और मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। मैंने कनाडा, दुबई, इधर उधर कुछ ऑर्डर मतलब कांटेक्ट किए और फिर सक्सेसफुल हुआ कि जी आप कोटेशन दें, हम आपसे करेंगे। लेकिन जब मैं कोटेशन देता हूँ तो मुझे वो कहते हैं आपकी तो प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो जैन और सब के लिए एडवाइस है, ये बिल्कुल सेम मेरी स्टोरी है। मैं भी स्टार्ट में इसी तरह की सिचुएशन में होता था कि जब भी कुछ इंपोर्ट करना है तब भी यही प्रॉब्लम होती थी और एक्सपोर्ट करना तो भी यही प्रॉब्लम होती थी कि जब भी कॉस्ट कैलकुलेशन करता था और अगर इंपोर्ट करनी है तो वो कॉस्ट कैलकुलेशन करके मैं लोकल मार्केट में जाता था कि सर मैं ये प्रोडक्ट आपको सेल करूंगा इस प्राइस के ऊपर, तो आप लेंगे? तो वो कहते थे ये तो बहुत ज़्यादा प्राइस है, इससे आधी प्राइस पे तो हमसे ले लो, इंपोर्ट क्यों कर रहे हो? और जब मैं एक्सपोर्ट करने के लिए जाता था तो वही जैन जाहिद वाला क्वेश्चन कि जी आपकी तो प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो देखें इसमें जैन और सब के लिए कि आपने जब भी बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसको बिज़नेस समझें, उसको प्रॉफिट अर्निंग के लिए ना करें। मतलब ये ना करें कि जी इससे मेरा घर चलना है तो मेरे घर के तो इतने खर्चात हैं तो ये कैसे निकलेंगे अगर मैं ये काम करता हूँ। तो ये पॉसिबल नहीं है। बिज़नेस कभी भी आपके घर को स्टार्ट में नहीं चलाएगा, लेकिन उसके बाद जब बिज़नेस चल पड़ेगा तो वो आपका घर ही नहीं चलाएगा बल्कि आपके साथ 500 और लोगों का घर भी चलाएगा। लेकिन उस लेवल पे जाने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो स्टार्ट में, और वो स्ट्रेटजी जो आप स्टार्ट में अडॉप्ट करेंगे वो फिर आप जब आपका बिज़नेस 500 लोगों को रोज़गार दे रहा होगा तो आप उस वक्त वो स्ट्रेटजी नहीं करेंगे जो स्टार्ट में की थी, फिर आपकी उस वक्त और स्ट्रेटजी होगी। तो इसलिए आप अपने बिजनेस के एज यानी इसकी उम्र कितनी है, कितने कब स्टार्ट हुआ था, कितने ऑर्डर आ रहे हैं या उसका वॉल्यूम कितना है, मतलब एक ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए डिसीजन लें कि स्टार्ट है तो मैंने थोड़ा प्रॉफिट को कम रखना है अपने लिए, और इवन अगर ब्रेक इवन पॉइंट पर भी आप कर लें तो कोई नहीं है। लेकिन बहरहाल इस हद तक नहीं कोई जाता कि जी मैं क्यों फजूल टाइम ज़ाया करूँ जब मुझे प्रॉफिट ही नहीं है। लेकिन सम टाइम मैं इसके ऊपर भी कर लेता हूँ। अभी मेरी एक बड़ी बेवरेज कंपनी है तो उससे वहाँ पे मुझे कुछ किसी ने रिकमेंड किया था, तो उन्होंने मुझे अकोमोडेट करने के लिए कि जी अब इनको इनकार नहीं किया जा सकता। जब मैं उनसे मीटिंग करने गया तो उन्होंने मुझे कहा कि सलीम साहब ये मेरा एग्जिस्टिंग जो सप्लायर है ये उसके रेट है, मैं आपको इनवॉइस उसकी दे रहा हूँ। इंडस्ट्रियल क्लीनिंग केमिकल थे, तो ये उनके रेट्स हैं, ये हमारी क्वांटिटी है, ये उनके रेट्स हैं, तो आप देख लें। आप मुझे बताएं कि आप मुझे 30% लेस पे दे सकते हैं, 20% मैं कंपनी को छोड़ दूंगा और 10% आप मुझे देंगे। तो मैंने अभी उनकी बात ख़त्म नहीं हुई थी तो मैंने कहा हाँ मैं कर दूंगा। तो अब ये जो मतलब कर दूंगा का मतलब है कि मेरा उसमें बिल्कुल नॉमिनल सा प्रॉफिट या बिल्कुल समझें कि कोई प्रॉफिट नहीं, लेकिन एक एक्टिविटी मेरी बढ़ जाएगी। मैं कुछ नहीं करता, मतलब मेरा सिर्फ इतना टाइम लगा कि मैं गया और जाके उनसे मीटिंग की और एक मैंने ऑर्डर ले लिया। लेकिन उस ऑर्डर के साथ जितने लोगों की वर्किंग होनी है, जो स्टोर में बैठे हैं, जो सप्लाई के लिए काम कर रहे हैं, जो मेरा सामान उठा के वहाँ पे डिलीवर करेगा वैन वाला, जिसने लेबल बनाने हैं, जिसने कैन बनाने हैं, मतलब लाख लोगों का रोज़गार बढ़ जाएगा।
बेशक मेरी इनकम में कोई भी इजाफा नहीं होगा, तो मैं सिर्फ इस बेस के ऊपर उसको कर लूँगा कि चलो अभी इन लोगों का तो काम चले ना, तो मुझे भी बाद में मिल सकता है। मैं कुछ टाइम बाद कह सकता हूँ कि जी मार्केट की प्राइसेस बढ़ गई हैं या कुछ भी, वो बाद के टैक्स हैं। लेकिन अगर कुछ आ रहा है तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब ये मेरी स्ट्रेटजी है। हो सकता है बिजनेसमैन इससे मुतफिक ना हो। बहुत सारे लोग बहुत सारे स्मॉल प्रॉफिट के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं। तो बहरहाल आपके लिए ये एडवाइस है, बल्कि एडवाइस नहीं, ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो भी स्टार्टिंग के ऊपर लोग होते हैं, कि स्टार्ट में थोड़ा प्रॉफिट कम में मिलेगा, क्योंकि आप सारा कुछ नहीं कर रहे। आपने रेडीमेड बेडशीट ली है और उसको सेल करना है, तो अगर आप प्रॉफिट मार्जिन उसके ऊपर वो लगा रहे हैं जो कोई मैन्युफैक्चरर लगा सकता है। मतलब अगर मैन्युफैक्चरर कहता है कि जी मुझे 100 रुपीज़ पर बेडशीट प्रॉफिट होना चाहिए, तो आप 200 रुपये की बेडशीट खरीदेंगे, 100 ऐड करेंगे, तो आप कहेंगे जी मेरी बेडशीट 300 रुपये की सेल होनी चाहिए। तो ऐसे नहीं होगा। अगर मैन्युफैक्चरर 200 रुपये की सेल कर रहा है और उसमें उसका 10 रुपये प्रॉफिट है, तो आप 195 की सेल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे जी मुझे तो 200 की मिलती है, तो फिर आप 201 रुपये, 202 रुपये, 5 रुपये, 200 से 5 के दरमियान कहीं पे एडजस्ट कर लें अपनी प्राइस को। और इम्पोर्टर से कहें कि जी हमारी पैकिंग इस तरह की है, हमारी जो क्वालिटी है वो इस तरह की है, इसकी प्रिंटिंग में ये इनोवेशन है। मतलब कुछ भी उसको ऐसा बताएं कि जिससे उसको समझ आए कि भाई मैं 200 वाली ना लूँ, उससे बेहतर है 1-2 रुपये ज़्यादा पे कर दूँ तो 205 वाली ले लूँ। तो अब ये जो नॉमिनल प्रॉफिट है, ये आपकी एक ट्रांजैक्शन को रन कर देगा। आपके रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएंगे इंपोर्टर से, आपकी एक ट्रांजैक्शन आपके हाथ से गुजर जाएगी और उसके बाद आप पीछे को चलें। ये रिवर्स प्रोसेस है। एक्सपोर्ट में हमेशा यही होता है। मैंने खुद बेडशीट एक्सपोर्ट की हुई है। तो जब मैंने ये स्टार्ट लिया था तो मेरी जो स्ट्रेटजी थी, मैं ये सोचता था कि मैं मार्केट से रेडीमेड बेडशीट लूँगा और उसको एज इट इज़ एक्सपोर्ट कर दूँगा, मैंने कुछ नहीं करना और मुझे उसमें से बिल्कुल छोटा सा प्रॉफिट भी आएगा तो मैं खुश हूँ कि मेरा रन कर रहा है, बिजनेस रन कर रहा है। अच्छा, उसके बाद मैं पीछे जाऊँगा। पीछे कैसे कि मैं अब रेडी टू स्टिच नहीं खरीदूँगा, मैं कपड़ा खरीदूँगा और उसको खुद स्टिच करवाऊँगा। फिर वो थोड़ा रन करेगा तो फिर मैं वो जो कपड़ा मैं ख़रीद रहा हूँ, मैं वो खुद कपड़ा बनवाऊँगा किसी लूमो वाले के पास जाके, तो वो फैब्रिक बनवाऊँगा और फिर उसको डाई कराऊँगा या प्रिंट कराऊँगा, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, और फिर उसकी स्टिचिंग कराऊँगा। तो अब 2 प्रोसेस पीछे आप चले गए। पहले आपने मतलब टोटली रेडीमेड खरीद ली मार्केट से और फिर आपने उसको पीछे जाके तो कपड़ा ख़रीदा और खुद स्टिच करा लिया। तीसरे प्रोसेस पे आपने कपड़ा भी खुद बनवा लिया और उसकी स्टिचिंग भी करवाई, तो 3 प्रोसेस हो गए। अब यहाँ तक आपका बिजनेस कुछ बेहतर हो जाएगा, प्रॉफिट भी कुछ ज़्यादा हो जाएगा और फिर आप सोचेंगे कि यार ये जो मैं कपड़ा बनवा रहा हूँ तो क्यों ना मैं कोई 2 या 5 लूम में खुद लगवा लूँ, तो जितनी मेरी कंजम्पशन होगी वो मैं एक्सपोर्ट करूँगा और जो एक्स्ट्रा कंजम्पशन, वो जो प्रोडक्शन होगी, जितनी प्रोडक्शन होगी उसमें से जो मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ वो करूँगा और जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगी वो मैं लोकल मार्केट में किसी को सेल कर दूँगा। तो अब आपने कुछ, चूँकि बिजनेस बढ़ रहा है तो आपके पास प्रॉफिट भी आ रहा है, तो आपने उधर इन्वेस्टमेंट कर ली कि जी कुछ लूम में लगा ली और वहाँ पे भी कुछ आपकी काम शुरू हो गया, लोगों को रोज़गार भी मिल गया। जैसे ही आप दूसरे के लिए कोई भलाई करते हैं, दूसरों के लिए कुछ सोचते हैं, तो अल्टीमेटली उसका रिटर्न जो है वो आपको मिलता है। उसमें कुछ टाइम लग सकता है लेकिन मिलता है। तो जब भी आप दूसरों के सोच के करेंगे कि यार चलो ठीक है मेरा कुछ कम प्रॉफिट है तो इधर तो इनको तो चल रहा है ना काम, तो वो आपको भी देगा। तो अब आपने लूम में लगा लें, कुछ कपड़ा बनाना शुरू कर दिया, उसी को फिर आपने डाई कराया, प्रिंट करवाया। और अभी तो देखें ये कितने लॉन के ब्रांड है, मार्केट भरी पड़ी है और ये जितने ब्रांड है ये खुद कुछ नहीं करते, ये वो लॉन खरीदते हैं ऑफ सीजन में
उसको स्टोर करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करवाते हैं, फिर उसके ऊपर अपना नाम स्टैंप ठप्पा लगाते हैं कि ये फ़लाँ ब्रांड है, फ़लाँ ब्रांड है। और जिसने 500 सूट की बनवानी है वो 500 सूट बनवा लेता है, जिसने 10। और फिर रेप्लिका आते हैं कि एक ब्रांड के सिर्फ 10-10 सूट का रेप्लिका बनता है, और वो अगर ब्रांड 5000 का है तो वो 2000 का बिकता है। तो मतलब मार्केट में आप खुद से बेशक 10 बेडशीट बनवा लें कपड़ा ख़रीद के, फिर उसको डाई प्रिंट करवाएं और फिर उसको स्टिचिंग करवाएं, पैक करवाएं और एक्सपोर्ट कर दें, और बेशक 10,000 कर लें। मतलब हर लेवल के ऊपर काम हो रहा है मार्केट में। अब वो कंसेप्ट नहीं है कि जो आपने फुल कंटेनर बनवाना है और इतने कंटेनर बनवाने हैं तो फिर ही आपका काम चलेगा। अच्छा, अब वो जो लूमें आपने लगाई थी, अब इसको थोड़ा और पीछे जाएंगे तो आप सोचेंगे कि यार ये जो मैं धागा ख़रीदता हूँ अपने कपड़ा बनवाने के लिए, तो क्यों ना मैं धागा भी खुद बनाना शुरू कर दूँ। तो आप कॉटन परचेज़ करेंगे सीज़न के ऊपर, एक स्पिनिंग यूनिट लगाएंगे छोटा सा, और उस कॉटन से धागा बनाना शुरू कर देंगे। तो ये जितने भी टेक्सटाइल यूनिट है, मैं कोई 89 से टेक्सटाइल से मेरा लिंक रहा है, यानी मेरी स्टार्टिंग जॉब ही टेक्सटाइल से थी। तो ये जितने भी टेक्सटाइल कंपोजिट यूनिट है जो आप जॉइंट बन के बैठे हुए हैं, इन सब ने ऐसे शुरू किया था कि पहले स्पिनिंग यूनिट लगाते हैं, कपास खरीदते हैं और उससे धागा बनाना शुरू करते हैं। वो धागा लोकल मार्केट में भी सेल होता है और एक्सपोर्ट भी होता है। फिर उस थोड़ा बिजनेस बढ़ता है तो उस धागे से फैब्रिक बनाना शुरू कर देते हैं, यानी लूमों वाला प्रोसेस आ जाता है। और जब कपड़ा बनाना शुरू कर देते हैं फिर उसको लोकल मार्केट और एक्सपोर्ट में सेल करते हैं। वो ग्रे क्लॉथ कहलाता है, यानी कोई फिनिशिंग नहीं होती, एज इट इज़ जैसे लूम से बन के निकलता है वो ग्रे क्लॉथ सेल हो जाता है, एक्सपोर्ट भी होता है। जापान में तो लाख बड़ी मार्केट है, यूरोप, अमेरिका, सब बड़ी मार्केट्स हैं जो यहीं से जाती है, जो कॉटन क्रॉप के कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, रशियन स्टेट्स हैं कुछ। अच्छा, तो अब आपने जब वो थोड़ा उनका बिजनेस बढ़ता है तो वो स्पिनिंग से फैब्रिक लूमों के ऊपर आ जाते हैं। फिर उस ग्रे फैब्रिक को फिर वो एक आध कोई प्रिंटिंग प्रेस लगा लेते हैं, कोई रोटरी प्रिंटिंग लगा लिया कुछ ऐसा, तो अब वो डाई होना शुरू हो गया, फिर प्रिंट होना शुरू हो गया, फिर वो स्टिचिंग यूनिट ऐड कर लेते हैं, फिर वो ऐसे वो रेडीमेड जो गारमेंट्स हैं उसकी तरफ चले जाते हैं। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप पीछे से शुरू करें कि स्पिनिंग लगाएं, फिर फैब्रिक लगाएं, फिर प्रिंटिंग, डाइंग, फिर स्टिचिंग, फिर ऐसे पूरा यूनिट आगे आगे चलता जाए। और अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर आप आगे से शुरू करें कि पहले आप मार्केट से रेडीमेड खरीदें, उसको एक्सपोर्ट करें, उसमें प्रॉफिट बिल्कुल नॉमिनल सा मिलेगा और ले लें। जब आपकी थोड़ी सी भी बिजनेस रन करेगा तो फिर एक स्टेप पीछे जाएं कि अब जी मैंने इसको खुद स्टिच करवाना है, कपड़ा ख़रीदना है, प्रिंटेड क्लॉथ ख़रीदना है और स्टिच खुद करवाना है। फिर थोड़ा बिजनेस बढ़ेगा, फिर एक स्टेप और पीछे जाएं कि अब मैंने कपड़ा भी खुद बनाना है। फिर तो ये सारा वो जैसे पीछे बताया कि मतलब प्रोसेस जो है वो आप पीछे से शुरू करेंगे तो आपको बेपनाह इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप आगे से शुरू करेंगे तो आप ज़ीरो से भी शुरू कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पे। लेकिन प्रॉफिट कभी भी बेपनाह स्टार्ट में नहीं मिलेगा, हाँ आप पीछे से शुरू करें या आगे से शुरू करें, स्टार्ट में थोड़ा नॉमिनल प्रॉफिट ही होगा। फिर जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा प्रॉफिट भी थोड़ा बढ़ता जाएगा, लेकिन जो बिजनेस बढ़ता है यानी कि क्वांटिटी बढ़ती है, उस वॉल्यूम के बढ़ने से वो जो थोड़ा सा प्रॉफिट होता है वो मल्टीप्लाई होकर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। और बिजनेस का एक असूल है कि जितने भी जीनियस लोग हैं बिजनेस में वो कहते हैं वॉल्यूम ऑफ बिजनेस इम्पॉर्टेंट है, प्रॉफिट इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप जितना वॉल्यूम बढ़ाएंगे उतना प्रॉफिट आप ज़्यादा लेंगे, ना कि आप थोड़े से वॉल्यूम के ऊपर मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने की सूरत करें तो वो 1 टाइम 2 टाइम आप कर सकते हैं। आप परमानेंटली किसी प्रोडक्ट के ऊपर बेपनाह प्रॉफिट नहीं कमा सकते क्योंकि कम्पिटिटिव मार्केट है। जैसे आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो दूसरे लोग एंटर होना शुरू हो जाएंगे और मार्केट फिर बैलेंस हो जाएगी। तो इसलिए हर प्रोडक्ट के लिए मार्केट जो है ना वो कम्पिटिटिव मार्केट है।
और जो भी compete आपने करना होता है वो आपने वॉल्यूम के ऊपर ही करना होता है। तो हौसला रखें और अच्छी एफर्ट से आपकी जारी रखें, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन साथ टाइम ज़रूर दें। मैं हमेशा एक बात अपने सब लोगों को समझाता हूँ कि यार अगर मैंने अभी यहाँ से उठ के स्टेशन तक जाना है या एयरपोर्ट तक जाना है तो मुझे फ़ौरन समझ आएगी कि मुझे आधा घंटा लगेगा। तो अब अगर मैं कहूँ नहीं मैं तो 5 मिनट में पहुँचना चाहता हूँ तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा। हाँ, मैं 25 मिनट में पहुँच सकता हूँ अगर मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करूँ। तो 25-30 मिनट के सफ़र को आप 5 मिनट में नहीं कर सकते। आप रेशनली सोचा करें कि भाई जो मैं कर रहा हूँ ये इसके लिए क्या मतलब एक बेहतर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, रेशनली क्या इसके लिए पॉसिबल है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।